Dear student friend followers, today we are going to learn about IPA and we'll learn about consonant as well. What is consonant? How consonant sound is produced? Whenever you are going to produce consonant sound, there will be little bit obstruction and stricture in your mouth in a way to produce sound. But whenever you produce vowel sound, it will be without any effort or obstructions or stricture. You can produce this sound. So to produce vowel sound is very easy as compared to the consonant sound. Consonant sound is a little bit obstruction in your mouth in a way to produce. आप जब भी कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस करेंगे तो आपको लिटिल बिट कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन फील होगी. जैसे आप एम बोलें या म या फ या ठ या ख, इस तरह की कोई भी साउंड आप प्रोड्यूस करने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं आपको स्ट्रक्चर जो है कोई ऑब्स्ट्रक्शन फील होगी. बट ऑन द अदर हैंड वेन एवर वी आर प्रोड्यूसिंग साउंड लाइक वावल साउंड ई आ ओ आओ, like these sounds are produced without any obstruction, without any impede, किसी impede के, किसी obstruction के, किसी रुकावट के, your mouth will easily produce sound, especially vowel sound. But consonant, in the case of consonant, you can't do that. There will be little bit obstruction as usual. You'll be feeling whenever you produce sound. Let's see IPA. What is IPA? IPA is, it's a international phonetic alphabet, kind of association. They have collectively prepared certain sound for the various language. उन्होंने वेरियस लैंग्वेज के लिए सर्टन साउंड्स बना दिए हैं. उससे पहले कोई साउंड नहीं थी तो प्रॉब्लम होता. तो सबसे पहले जो उसमें वर्क था थोड़ा बहुत वो रोमन ग्रीक्स ने किया हुआ था. तो ये राउंड अबाउट 19th सेंचुरी में ये इसमें डेवलपमेंट हुई तो कुछ एक एसोसिएशन मिल गई. वो एसोसिएशन ने इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट बना दिए. अब ये अल्फ़ाबेट जो है हर लैंग्वेज के डिफरेंट है. हम इंग्लिश में जो पढ़ेंगे, चूँकि हम इंग्लिश से रिलेटेड हैं, हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो हम इंग्लिश के जो सर्टन साउंड्स हैं वो पढ़ेंगे. अब ये साउंड्स जो हैं ये सीखनी पड़ती हैं. जब तक ये बच्चों ने नहीं सीखी होती कि इनको हमने प्रोड्यूस कैसे करना है इन साउंड को, वो बच्चों को प्रॉब्लम रहती है. अगर मैं आपसे कहूँ कि स्टूडेंट को, एक लफ्ज़ है स्टूडेंट, वैसे तो हम स्टूडेंट कह देते हैं, तो उसकी एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन कैसे? स्टूडेंट. अब स्टूडेंट को आप अगर यू जस्ट गोइंग टू ट्रांसक्राइब इट, यू पीपल कांट डू दैट बिकॉज यू हैवंट लर्न दिस स्किल. आपको एग्जाम में आ जाता है कि एक सेंटेंस दिया जाता है कि दिस इज़ माई कार, लेकिन जिसको ट्रांसक्राइब करें. आप में से कितने स्टूडेंट हैं? I think you all people can't do that because you didn't learn transcription. आपने ट्रांसक्रिप्शन नहीं सीखी, ना आपको किसी ने सिखाई. अब आप एक सेंटेंस को ट्रांसक्राइब नहीं कर सकते उसके एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन के मुताबिक. अगर आप कोशिश करते हैं बोलने की, जो स्टैंडर्ड एक्सेंट है उसके थ्रू आप उसके अकॉर्डिंग बोलने की कोशिश कर रहे हैं, बट वेन एवर यू आर सेड टू ट्रांसक्राइब द सेम सेंटेंसेज यू आर स्पीकिंग, it will be difficult for you to transcribe. उसकी एक अलग से लैंग्वेज है. अगर आप डिक्शनरी, if you open dictionary, you see that there are certain word, every word will be transcribed over there. आप कोई भी वर्ड खोलें उसके साथ उसके ट्रांसक्रिप्शन होगी. इसमें मैंने एक मिसाल रखी है, वो भी हम देखेंगे. So let's see. If you learn to learn empirical knowledge, if you want to learn empirical knowledge, contact with, I think I have written myself this. So over here, this one, all about IPA alphabet, International Phonetic Alphabet. So IPA is an alphabet developed in the 19th century to accurately represent the pronunciations of language. किसी लैंग्वेज को एक्यूरेटली प्रोनाउंसिएशन उसका सीखने के लिए आपको इन साउंड को सीखना पड़ता है. जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कितनी उन्होंने ऑल टुगेदर डिसाइड किया है कि देयर आर 44 साउंड इन विच 20 आर वावल
24 आर कॉन्सोनेंट साउंड। क्वेश्चन जो है ये भी आ सकता है कि व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन साउंड एंड आईपीए। आपको क्वेश्चन वो घुमा फिरा के आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि जो टीचर होते हैं उन्हें पता होता है स्टूडेंट को कौन सी चीज़ें नहीं करवाई किसी टीचर ने। तो मैं कोशिश करूँगा कि ये सारी चीज़ें जो आपकी एम्बिगुइटी है वो दूर हो जाए। मैं एक दफ़ा थॉरली आपको लिंग्विस्टिक पढ़ा लूँ, उसके बाद मैं आपसे कहूँगा कि ये पास्ट पेपर जो है 5 जो पीछे आए हुए हैं वो मैंने खुद ही आपको सेंड कर दिए। आपसे मैं खुद कहूँगा कि इसके अंदर से फाइंड करो जहाँ जहाँ आपको प्रॉब्लम है, हम फिर उनको डिस्कस करेंगे। वन एम ऑफ द इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट IPA वाज टू प्रोवाइड अ यूनिक सिंबल। अब हर लैंग्वेज को यूनिक सिंबल दे दी गई हैं। अब उन सिंबल के थ्रू वो जो अपनी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इंग्लिश लैंग्वेज में जो ख़ास सिंबल है वो उससे रिप्रेजेंट होती है इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट। सो फॉर एवरी लैंग्वेज दीज आर डिफरेंट। ये इंटरनेशनल लेवल पे डिसाइड हुई है कि ये स्टैंडर्ड है एक्सेंट, अगर आपने इंग्लिश बोलनी है तो। See, the concept of IPA was first broached। ब्रोच्ड का मतलब होता है कि स्टार्ट हुआ, आगाज़ हुआ, और किसकी तरफ से आया, किसकी, बाय ओटो जेस्पर्सन इन अ लेटर टू द पॉल पैसी ऑफ द इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशंस एंड वाज डेवलप्ड बाय A.J. एलिस, हेनरी स्वीट। यानी ये सारे वो लिंग्विस्ट्स हैं जिन्होंने मिल के ये कंसेप्ट जो है IPA का दिया कि क्यों ना हम कुछ ऐसा बनाएं कि वो हर लैंग्वेज के लिए वो डिफरेंट उसकी साउंड हो, पता तो चले ये फलां की साउंड है, ये फलां लैंग्वेज। तो पैसे इन द 19th सेंचुरी इट्स क्रिएटर इंटेंट का मतलब होता है उनकी इंटेंशन क्या थी। सो व्हाट वाज देयर अटेंशन टू डिस्टिंग्विश वेरियस साउंड्स ऑफ लैंग्वेज। तो उनकी अटेंशन क्या थी, दे वांट दैट द लैंग्वेज शुड बी डिस्टिंग्विश्ड। इट्स creator intent was to standardize the representations of the spoken language, thereby उसी के साथ क्या था, side steppings the confusions caused by the inconsistent conventional spelling used by the language। जो पुराना कोई सिस्टम था कन्वेंशनल, उससे हट के उन्होंने कहा कोई न्यू मेथड शुड बी डिवाइज और अडॉप्टेड सो दैट साउंड विल बी डिस्टिंग्विश फॉर एवरी लैंग्वेज। The IPA primarily use Roman characters। सबसे पहले क्या था, रोमन कैरेक्टर यूज होते थे। The IPA primarily use Roman characters. Other letters are borrowed from the different script. Greeks are modified to conform to the Roman style। पहले जो थे वो ग्रीक के जो स्टाइल, आज भी अगर आप देखें तो वो अगर पुराना चार्ट देखें तो उसमें फाई लिखा होगा। फा साउंड जो है उसको ऐसे फाई एक बना होगा, फाई की अलामत इस तरह की होती है रोमन, ये मैथ में भी यूज़ होती है। तो कुछ और भी साउंड इस तरह की उसके साथ होंगी, लेकिन वो विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे वो डेवलप हुआ तो वो सिस्टम को रिप्लेस करके क्या हो गया, वो हर लैंग्वेज के अपनी अपनी साउंड्स जो है बना ली उन्होंने। टंग ट्विस्टर। व्हाट इज़ टंग ट्विस्टर? टंग ट्विस्टर का मतलब होता है कि कुछ ख़ास वर्ड्स होते हैं उसको रिपीट करके आप अपनी प्रोनाउंसिएशन ठीक कर लेते हैं। हम अक्सर ट्रेनिंग देते हैं टीचर्स को, जब हम ट्रेनिंग देते थे तो हम उनको टंग ट्विस्टर देते हैं, उनसे करवाते प्रैक्टिस। उनको कहते हैं कि ये जो वर्ड है आपने रेड लॉरी, रेड लॉरी, वाइट लॉरी, रेड लाइट लॉरी, वाइट लॉरी आपने 10 दफ़ा बोलना है। आप में से कोई बोले 10 दफ़ा बोलें रेड लॉरी, वाइट लॉरी, रेड लॉरी, वाइट लॉरी। शकीला आप बोल के दिखाएं। इट्स अ टंग ट्विस्टर। रेड लॉरी, वाइट लॉरी 10 दफ़ा बोलें। जल्दी 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 बोलना है, आपकी प्रैक्टिस हो। फौजिया आप बोल दें। नहीं बोला जाता।
So tongue twister are designed in a way to have practice. Ice cream, you scream, we all like ice cream. Ice cream, you scream, we all like ice cream. Ice cream, you scream, we all like ice cream. So these sounds are, selected for the speaker, learners to improve their pronunciation. टंग ट्विस्टर बनाए जाते हैं ताकि उनकी प्रोनाउंसिएशन, उनकी प्रैक्टिस हो और वो कर सकें, कुछ प्रोड्यूस कर सकें साउंड ठीक तरह से. आप बोलें, एक ही सांस में आपने बोलना है, बोलें जितनी दफ़ा बोल सकते हैं. आइसक्रीम, यू स्क्रीम, वी ऑल लाइक आइसक्रीम. यू इस तरह बोलें. आइसक्रीम, यू स्क्रीम, वी ऑल लाइक आइसक्रीम. आइसक्रीम, यू स्क्रीम, वी ऑल लाइक आइसक्रीम. सो जस्ट स्पीक 5 or 6 times. Okay, let's do practice. Take part. Fazia, you take part. You are active member. Ice cream, you scream. We all like ice cream. It is our tongue twister. It can be practiced in pronunciation. You don't want to take part? Yes, sure. All are welcome. Ice cream, you scream, we all like ice cream. Ice cream, you scream, we all like ice cream. Ice cream, you scream, we all like ice cream. Ice cream, you scream, we all like ice cream. Ice cream, you scream, we all like ice cream. Very good. Clap for you. Sarish, you are a very vibrant student. Anyone else? I think no one dare to do this. Okay. Up to you. If you will take part, that will be good for you. क्या कौन करेगा और? Pronunciation of words. फौजिया आप करके दिखा दें. फौजिया तो फौजिया एब्सेंट है. अनीला आप करके दिखा दें. अनीला, she is also very vibrant student. अच्छा जी. I think no one is interested. सर स्पीक करने चल रहा था. आइसक्रीम यू स्क्रीम, वी ऑल लाइक आइसक्रीम. 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 आइसक्रीम यू स्क्रीम, वी ऑल लाइक. Very good. Very good. Clap for Anila. Anila she has done well. Marvelous. So it is usually written in international phonetic alphabet, in which each English sound has its own symbols. ठीक है. प्रोनाउंसिएशन, ट्रांसक्रिप्शन, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन जो होती है वो मैंने अभी आपको बताया कि अगर मैं ऐसे ही आपको कह दूं कि स्टूडेंट एक वर्ड है, इसी को हमने जैसे हूम है, अब हूम को अगर हमने ट्रांसक्राइब करना है, इस तरह के वो सेंटेंस देंगे आपको, वो 10 वर्ड दे देंगे, वो कहेंगे जी ट्रांसक्राइब करें इसको. ठीक है. और उससे वो क्या चेक करना चाह रहे होते हैं कि आपको ट्रांसक्रिप्शन भी आती है या ऐसे रट्टा लगा के आ गए, किसी ने ऊपर से देख के आपको लिंग्विस्टिक पढ़ा दिया और आप वैसे ही आ गए. तो दे वांट टू चेक यू वेदर यू पीपल आर एबल टू ट्रांसक्राइब समथिंग. आपकी ट्रांसक्रिप्शन के लिए मैंने एक असाइनमेंट अलहदा से रखी हुई है. इंशाल्लाह उसको मैं करवाऊंगा. जैसे ही वो आप पूरी असाइनमेंट मेरे साथ करेंगे तो आप उसके बाद आपको मैं एक पैराग्राफ दूंगा. आई विल गिव यू 1 पैराग्राफ एंड आई विल से यू स्टूडेंट प्लीज़ ट्रांसक्राइब दिस पैराग्राफ. आपको अनसीन एक पैराग्राफ दे दूंगा. अगर आपने वो कर लिया तो ये आपको ऐसे लगेगा कि सर ने हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर दिया, ये सिखा दिया, ये तो मुफ्त के नंबर है. और अक्सर ये स्टूडेंट को छुड़वा दिए जाते हैं, छोड़ देते हैं. छोड़ दीजिए, ये नहीं होना. असल में वो टीचर को खुद नहीं आता ट्रांसक्रिप्शन, तो वो सिखाता नहीं है. वो कहता नहीं ये ट्रांसक्रिप्शन तो हमने करनी नहीं है, ये आपको कन्फ्यूज़ कर रहा है. हालाँकि ये जो है बड़ा आसान आप मार्क्स ले सकते हैं. अब होम को उसने देखें, एक साउंड होती है ये वाली, मैंने आपको बताया था 3 साउंड्स जो है ना, जब ये ज़बान का मैंने आपको शायद बना के दिखाया था इस तरह. एक होती है साउंड ई. जब ई बोलते हो तो आपका माउथ जो है ऐसे स्प्रेड होता है. ई, ये देखें स्प्रेड हो रहे हैं. दूसरी साउंड क्या होती है? ऊ. ई ऊ जब कहेंगे तो आपका ये सर्कल बनेगा माउथ का. ई ऊ आ. जब हम आ कहते हैं तो हमारा माउथ जो है वो ओपन होता है. ये 3 मेन है. एक क्या, ई को लंबा करना है. जैसे यहाँ पे कॉलन लगा देते हैं, इसका मतलब है कि ई की लंबी साउंड. ई के साथ जब कॉलन लगा होता है तो मतलब क्या है ट्रांसक्रिप्शन में, इसका क्या मतलब है कि ई की लंबी साउंड है. मिसाल के तौर पर शीप. मैंने अगर शीप को ट्रांसक्राइब करना है तो मैं कैसे करूँगा?
शीप का क्या, ये श साउंड, श श। और ये फिर क्या आएगा, मैं इसको अगर लंबी साउंड करना चाहता हूँ तो ऐसे करूँगा। और उसके बाद फा साउंड, लो जी ट्रांसक्राइब हो गया। ये देखिए वो जो इंटेग्रल सा होता है श, इसके साथ मैं ई जो है, ई की साउंड को लंबी करना चाहता हूँ, कैसे उसको कर दूँ तो इस तरह मैं मुझे वो लंबी साउंड मिल जाएगी। तो अब यहाँ पे होम को ट्रांसक्राइब किया हुआ, देखिए ये होम है। अब ये जो है ये साउंड किसकी देता है, ओ, होम होम ओ। अब मेरे माउथ जो है वो सर्कल बना रहे हैं, नॉट स्प्रेडिंग, स्प्रेड नहीं हो रहे बल्कि आगे को आएंगे, ऊ। तो क्या मेन साउंड आपने याद रखनी, ई ऊ आ। जब हम आ कहते हैं तो हमारा माउथ ओपन होता है, जब हम ई कहते हैं तो माउथ स्प्रेड होती है, जब हम ओ कहते हैं ओ ऊ सर्कल बनता है। सो 3 मेन साउंड है, बाकी उसके साथ मिलके बनी हुई है, वो मैं आपको सिखाऊंगा। मैं इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, ये ना हो आप वैसे ही कंफ्यूज हो जाए, मैं इसलिए स्लोली आपको लेके चल रहा हूँ। हुम हुम, अब ये जो साउंड है ये और ये किसकी साउंड है, ऊ हु। अब कम को देखें, नीचे किया हुआ है कम को, ये अ, जैसे कट के अंदर साउंड होती है। मैं कट को अगर ट्रांसक्राइब करता हूँ तो कट को भी इस तरह करेंगे, ख अ ठ। इसको मैंने ट्रांसक्राइब कर लिया। फिर देख लें, अब ये कट के अंदर भी ये साउंड होती है, शट के अंदर भी होती है। अब शट को अगर हमने ट्रांसक्राइब करना है, एस एच यू टी, जैसे कहते हैं शट द डोर। अब शट को ज़रा ट्रांसक्राइब कीजिएगा, एस एच ने किसकी साउंड देनी है, श, हमने पढ़ा था श श, ये ठीक है। और ये जो है अ, ये वाली, ये जो ऐसे बना होता है एक्सपोनेंट जैसे होता है, और ये ठ लें, ये ट्रांसक्राइब हो गया, शट ट्रांसक्राइब हो गया। बस इतनी सी बात है, ये मुफ्त के नंबर हैं, इनको हमने सीख लेना है। ये नहीं है कि बहुत लंबा आप लिखेंगी तो आप 10 पेज पे लिखेंगी तो आपको नंबर मिलेंगे। नो, वी डोंट नीड, इट्स अ टोटली टेक्निकल वर्क, it's a scientific knowledge. We have to learn it and we have to do empirically with hand. We have to learn it practically. हमने इसको सीख लेना है, और उसने कोई 4, 5 या 10 या 2 सेंटेंस हमें दे देने या वर्ड दे देगा, हमने उसको ऐसे ही ट्रांसक्राइब करके दे देना। अब खम देखें, ख अ म, कम को करते हैं ट्रांसक्राइब। लेट्स डू दैट, हु विल डू दैट विद मी। सो ख अ म, खम। इट्स वेरी इजी, नॉट वेरी डिफिकल्ट। तो इसको हम ऐसे ग्रेजुअली, इसको आज तो जस्ट हम IPA पढ़ रहे हैं, कल हम इसकी ट्रांसक्रिप्शन की असाइनमेंट करेंगे, आपके लिए और आसान हो जाए। अब फौजिया आज होती तो अच्छा था, दैट वाज वेरी गुड फॉर अस। अच्छा, अगर डिक्शनरी आप यूज़ करें, इफ़ यू यूज़ डिक्शनरी, आई यूज़ डिक्शनरी, आई यूज़ ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी। आई बीन यूजिंग सिंस 2002। मैं 2002 से ये डिक्शनरी यूज़ कर रहा हूँ, एडवांस लर्नर डिक्शनरी। जब मुझे इसका जुनून था, राउंड अबाउट 2002 में मैंने इसको स्टार्ट किया पढ़ना, तो ये तकरीबन इस साइज़ की थी। I round about in 2002 I purchased, I think round about 2000 like that. आजकल तो वो काफ़ी महंगी आती है, कोई 2000 की मैंने ख़रीदी थी। अब मुझे इतना जुनून था कि मैं रात दिन, हाईलाइटर मेरे हाथ में होता ये वाला, और मैं रात दिन उसको लगा हुआ हूँ, रात दिन उसके वर्ड्स जो हैं वो देख रहा हूँ। और मैं अपने क्लास फेलो से, उस वक्त मैंने आर्ट्स किया था, 2002 में मैंने नमल यूनिवर्सिटी से आर्ट्स किया था, उसकी एक मैंने डिप्लोमा किया, फिर आर्ट्स भी किया।
तो मैं अपने साथियों को ये कहता कि ये डिक्शनरी लो मुझसे ना मुश्किल वर्ड पूछो, वो मुझसे पूछते, मैं उनको बता देता। यानी ये होता है कि आप कितना, आपको शौक है, आप अपनी एक्टिव वोकैबुलरी कितनी बिल्ड करते हो, एंड हाउ यू आर गोइंग टू बिल्ड। लैंग्वेज इज टोटली रिलेटेड टू योर मोटिवेशन, टू what extent you've got intrinsic motivation. There are two kind of motivation. One is extrinsic motivation and one is intrinsic motivation. Intrinsic motivation, what you get from your inner, and extrinsic motivation, what you get from outside that environment. You're living in an atmosphere, you see that my sir English is very good, I'll try to come up with it, I will also be like him. My ma'am English is very good, I will be like my madam. ये आप आउटसाइड से मोटिवेशन ले रहे हैं। तो जितनी आपकी इनर मोटिवेटेड हैं उतना ही आप उस चीज़ को लर्न कर लेंगे। एक राइटर है, उसको मैंने पढ़ा, उसका नाम है एकर्ट टोले। एकर्ट टोले अपनी एक बुक के अंदर लिखता है कि जितनी शदीद ख्वाहिश होती है किसी चीज़ को हासिल करने के लिए, उतना ही मंजिल नज़दीक हो जाती है। Eckhart Tolle said, if you want to get your destination, the amount of your will determine ultimate your final destination. If you got an intense passion to acquire your destination, you'll be getting respectively. तो उसी लिहाज से आप उसको हासिल करेंगे। अब यहाँ पे देखें, हमने होम को भी देख लिया, कम को भी देख लिया, नीचे एक और बताया हुआ है इमेज। इसको ट्रांसक्राइब आपकी किसी डिक्शनरी ने किया हुआ है, इमेज। अब उसमें ये भी बताया होगा कि इसके ऊपर जोर है, स्ट्रेस है। एक होता है स्ट्रेस, प्राइमरी स्ट्रेस, वो ऊपर ऐसे मेंशन होता है, उसकी डायक्रिटिक्स इस तरह मेंशन होती है ऊपर। तो जो सेकेंडरी स्ट्रेस होता है, एक टर्शरी स्ट्रेस होता है, बिल्कुल ज़ीरो लेवल वाला स्ट्रेस। सेकेंडरी जो है वो नीचे आता है और प्राइमरी जो है वो ऊपर आता है। अब इस पे कौन सा स्ट्रेस है? अब प्राइमरी यहाँ पे इमेज के ऊपर स्ट्रेस है, तो उसने यहाँ पे ऐसे निशान बनाया हुआ ऊपर। तो लाइक दैट यू विल फाइंड इन डिक्शनरी इमेज। अब जो ये देखें ये इम की साउंड है और यहाँ पे इमेज ये ए की साउंड जो है इमेज। अब जे की साउंड जो है वो आपको मैंने बताया था जा किस तरह बनता है। जा साउंड जो है ज एक डी एक डा और जो ज साउंड है, दोनों अगर मिलते हैं तो ये हमने ये भी देखा था, ये अनिला आपको पता होगा, ये कौन सी साउंड बन रही है? ज हमारी टिप ऑफ द टंग जो है हार्ड पैलेट को टच कर रही है। ज यानी उसका ब्लेड जो है वो पैलेटो अल्विलर साउंड आई थिंक ये बनेगी, पैलेटो अल्विलर, पोस्ट अल्विलर, यानी अल्विलर से थोड़ा सा पीछे जो है हमारी जो टंग है वो उसको टच कर रही है। ज तो ये इमेज, इसको हमें ये भी पता होना चाहिए, जिसने फोनेटिक पढ़ा है उसको पता होना चाहिए कि मैं जो मेरे मुंह से साउंड निकल रही है ये कहाँ से निकल रही है। यही फोनेटिक का मकसद है उसे पढ़ने का। अदरवाइज रट्टा आप जिससे मर्जी चले जाएं, जिसके पास वो नोट्स लेगा, नोट्स के ऊपर से आपको पढ़ा के बता देगा इमेज। लेकिन स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं उनको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि ये साउंड मेरी कहाँ से आ रही है, इमेज। सो जा इज़ प्रोड्यूस्ड थ्रू योर हार्ड पैलेट। ये हार्ड पैलेट के थ्रू आपकी टिप ऑफ द टंग जो है, फ्रंट ऑफ द टंग जो है वो उसको क्या कर रहा है, उसको टच कर रहा होगा। ज इमेज, तो इमेज साउंड जो है ये इस तरह बनी है ये, और इसको जब ट्रांसक्राइब किया जाता है फोनोलॉजी के अंदर तो फिर इसको इस तरह लिखा जाता है। ये देख लें, इसी तरह लिखा हुआ स्लैशेस के अंदर। अब पिक्चर्स ऑफ द समवंस आर समथिंग इन योर माइंड एज शी स्पोक और इमेज ऑफ, ये जस्ट उसकी एक्सप्लेनेशन दी गई। लेट्स सी फर्दर। यूज़ ऑफ आईपीए हमारी मदद क्या करेगा अगर हम आईपीए को लर्न कर लेते हैं। इफ़ यू आर टीचर, इफ़ यू आर ट्रेनर, यू टीचर, यू आर स्टूडेंट, यू पीपल विल बी एबल टू अंडरस्टैंड साउंड। दिस साउंड इज प्रोड्यूस थ्रू माई सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट, alveolar ridge
or dental sound, or it is whether it's produced through uvula or velar sound. So what is voice, what is voiceless, everything you will be learning if you know all these IPA. अगर ये IPA आप जान लें तो ये सारा आपको पता चल जाएगा. Uses of IPA. The IPA is used in dictionaries to indicate the pronunciation of word. आप डिक्शनरी देखती हैं, डिक्शनरी को ओपन किया करें, उसके साथ देखा करें ये कौन सी साउंड है, ये कैसे ट्रांसक्राइब किया हुआ है, असल उसकी प्रोनाउंसिएशन ये बनती है. अब एक दिन एक जर्मन फिलासफर है, आई थिंक शोपेनहावर, शोपेनहावर उसका नाम है. जर्मन फिलासफर के नाम लेने बहुत मुश्किल है. अभी मैं आपसे कहूँ कि नीचे का वर्ड जो है वो ट्रांसक्राइब करें तो आपसे नहीं होगा, उसके स्पेलिंग भी शायद आपको ना आए. नीचे अब उसके देख लें, उसके नाम के नाम कितने मुश्किल हैं, वो खुद कैसे समझ आएंगे लोग. जर्मन फिलासफर कांट, नीचे और इस तरह के बहुत सारे फिलासफर हैं. आप उनको यकीन माने उनके नाम ही इतने मुश्किल हैं. वो किसी शोपेनहावर, वेरी इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअल फिलासफर. So the IPA has often been used as a basis for creating new writing system for the previously unwritten language. अब अगर कुछ लैंग्वेज अनरिटन है, जिनको लिखा ही नहीं गया, अगर आप IPA उनका तैयार हो जाते हैं तो आप फिर उसके जरिए उनको लिख भी सकते हैं. So they will help you. Uses of IPA. The IPA is used in some foreign language textbooks and phrasebooks to transcribe the sound of language. Transcribe वो उसके फोनेटिक रूल के मुताबिक लिखना, वो स्लैशेस डाल के उनको ट्रांसक्राइब करना सिस्टमेटिकली. तो ये आपको हेल्प करता है IPA. Language textbooks and phrase to transcribe the sound of language which are written with non-Latin alphabets. It is also used by the non-native speaker of English while learning to speaking English. जैसे हम non-native हैं, we don't know English language, but if we know these IPA, that will be very easy for us to talk according to the IPA rules. IPA phonetics rule, जो उसके rules हैं, international phonetics rule हैं, अगर हम उसके मुताबिक लिख भी सकेंगे, उनको ट्रांसक्राइब भी कर सकेंगे, हमें पता होगा कि ये साउंड यहाँ पे ये बनती है. So that will be very easy for us to learn. Let's see further. Word stress. What is word stress? When you put stress on the second part of the word, it usually becomes verb. But once you put stress on first part of the sentence, or a kind of word, it will become noun. बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, अगर उसके आप फर्स्ट पार्ट पे जोर देते हैं, उसको एम्फसाइज करते हैं या उस पर स्ट्रेस देते हैं, that will change its part of speech, that will change its category. If it is a noun, it will become verb.
Welcome back. I hope all are present. Welcome back. Am I audible to you? Let me know, please. Am I audible? Hope I am audible to you and you people are listening to my voice. So word stress, we are going to discuss about word stress. What is word stress? When a word has many syllables, if you want to check your how many syllable in a word, you just put your hand inside your jaw. जो आपका लोअर जा है इसके नीचे आप अपना हैंड रखें और प्रोड्यूस करेंगे सिंप्लीफिकेशन। तो जितनी दफ़ा आपका जा जो है मूवमेंट करेगा उतने उसके अंदर सिलेबल्स होते हैं। If you want to check a syllable in any word, just put your hand inside your jaw and produce words. You will be able to know how many syllables are in a word. अगर आप ये जानना चाहते हैं कि एक वर्ड के अंदर कितने syllables हैं, आप syllables को चेक करने के लिए अपने जा के नीचे हैंड रखें, जो लोअर जा है इसके नीचे हैंड रखें और ऐसे उल्टे हैंड को ऐसे नीचे रखें और प्रोड्यूस वर्ड। उतने जितनी दफ़ा मूवमेंट करेगा आपका जो जा जितनी दफ़ा मूवमेंट करेगा उतने सिलेबल होंगे उसके। या आप इस तरह जज कर सकते हैं कि हर सिलेबल के अंदर एट लीस्ट वन वावल साउंड होगी। मैं लेटर की बात नहीं कर रहा, वावल साउंड की बात कर रहा हूँ। जैसे मैं एक लफ्ज़ बोलता हूँ permit, so who will tell me how many vowel sounds in this word? ये एक पूरा एक वर्ड है। अगर मैं इसके अंदर सिलेबल फाइंड करना चाहता हूँ कितने इसके अंदर, जी किसी को कोई प्रॉब्लम? ओके, किसी और को कोई प्रॉब्लम हो, मेरी वॉइस सभी को आ रही है? नीला आपको मेरी वॉइस आ रही है? काइंडली मुझे क्लियर कीजिएगा। टेल मी अबाउट। हाँ जी, उनके नेट का कोई इशू है। अब परमिट जो है इसके अंदर 2 syllables हैं। सो हाउ मेनी syllables आर इन दिस वर्ड? 2 syllables. So once I put stress on the first part of the syllable, it will become noun. So once I am going to transfer my stress on the second part of the word, it will become verb. अगर मैं ये कहता हूँ permit, इसके ऊपर stress है मेरा, तो that will be noun. So once I put stress on permitted, मैं इसके ऊपर स्ट्रेस देता हूँ, इट विल बिकम वर्ब। तो पार्ट ऑफ स्पीच जो है स्ट्रेस से चेंज हो जाती है। हमारी जो लैंग्वेज है स्पेशली इसके अंदर इंटोनेशन, स्ट्रेस, पैटर्न, ये सारी चीज़ें, पास, रिदम, इट प्लेस वाइटल रोल। इंग्लिश इज़ अ रिदमिक लैंग्वेज, इसके अंदर एक रिदम है। शेक्सपियर ने इतनी अच्छी पोइट्री इसलिए कर गया इसके अंदर कि इट हैज़ अ रिदम, इस लैंग्वेज के अंदर रिदम मौजूद है। शकीला इज हैविंग प्रॉब्लम आई थिंक। वन ऑफ देम इज़ ऑलवेज प्रोनाउंस्ड मोर स्ट्रॉन्गली। एक जो होता है, यानी ज़्यादा अगर होते हैं तो उनमें से एक जो है उस पर हम थोड़ा सा ज़्यादा जो है जोर दे दें तो वो अपना पार्ट ऑफ स्पीच चेंज कर लेता है। दिस इज़ कॉल्ड द वर्ड स्ट्रेस, इसको हम वर्ड स्ट्रेस कहते हैं। एंड वी कैन से दैट द सिलेबल इज स्ट्रेस्ड, तो हम कहते हैं कि ये जो है स्ट्रेस सिलेबल है। सो लेट्स सी फर्दर। डिक्शनरी टेल यू विच सिलेबल इज स्ट्रेस। अगर आप डिक्शनरी खोलें, अगर इफ़ यू गॉट अ डिक्शनरी, यहाँ पे ऑनलाइन डिक्शनरी भी मिल जाती है, मैं आपको वो भी चेक करके दिखाता हूँ। डिक्शनरीज टेल यू विच सिलेबल इज स्ट्रेस। द मोस्ट पॉपुलर सिस्टम इज टू पुट vertical lines before the stress syllables in the phonetic transcription of the words. जो phonetic transcription हम करते हैं तो हम क्या करते हैं, फिर उसको ऐसे vertical line डाल देते हैं इसको। ये vertical है, vertical हमेशा ऐसे कॉलम की शक्ल में होता है, ठीक है, और जो horizontal होता है उसकी शक्ल ये होती है। So it is a horizontal, इसको हम H से डिनोट करते हैं,
ठीक है। जो वर्टिकल होता है वो यूं होता है कॉलम की शक्ल में, ये कॉलम, तो ये वर्टिकल है। तो हम उसके ऊपर क्या ऐसे उसके सर के ऊपर जहाँ पे स्ट्रेस देते हैं उसके ऊपर ऐसे बना देते हैं। इसको डायाक्रिटिक भी कहते हैं, डोंट कंफ्यूज। स्ट्रेस सिलेबल्स इन द फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शंस ऑफ द वर्ड। For example, the transcriptions of the transcription for become. Who will tell me whether become over here is a verb or noun? Who will tell me over here? So who is gonna tell me whether it's a verb or noun? What is it? It's a verb, sir. It's Verb. verb. So how it's gonna be verb? Because we have emphasized on the second part of the syllable. हम सेकंड पार्ट जो है उसका सिलेबल का हमने उसके ऊपर जोर दिया है, फर्स्ट पे नहीं दिया। अगर इस पे मैं देता, इस पे ऐसे लिख देता तो ये मेरा नाउन बन जाता। आई हैव गिवन स्ट्रेस ऑन द सेकंड पार्ट, सो वंस वी पुट स्ट्रेस ऑन द सेकंड पार्ट ऑफ द वर्ड इट विल बिकम वर्ब। यूजुअली इट हैपेंस, यानी आम तौर पर यानी 99% यही होता है कि अगर सेकंड पार्ट पे वर्ड के स्ट्रेस है तो वो आपका पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब बन जाएगा। ये आपने अपने माइंड में रखना है। तो ये भी हमें आईपीएस सिखाएगा। उसके बाद 3 सिलेबल्स, अब हमारे पास 3 सिलेबल हैं, ठीक है। तो अब देखिएगा ये हमने सारी चीज़ें सीखी हैं। सफिक्स भी सीखा, प्रीफिक्स भी हमने सीखा, तो इट इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस टू अंडरस्टैंड। अब देखिए ये सेलिब्रेट जो है इसको आप उसने ट्रांसक्राइब किया हुआ आपके पास। हम अगर सेलिब्रेट, ये जो साउंड है ये क्या, ये ए साउंड है स। अब ये जो है ये श्वा है, इसको क्या कहते हैं, श्वा साउंड। ये श्वा साउंड है, न्यूट्रल वावल इसको कहते हैं। तो ये श्वा साउंड है सेलिब्रेट। तो यहाँ पे देखें सा के ऊपर स्ट्रेस है, सेलिब्रेट। तो ये नाउन, ये एज अ आई थिंक यहाँ पे उसने इससे क्या फंक्शन लिया हुआ है, एज अ नाउन फंक्शन इससे ले रहा है। सेलिब्रेट, ठीक है। तो अगर सेकंड पार्ट पे स्ट्रेस दे देगा तो वो क्या बन जाएगा, वो हमारा वर्ब बन जाएगा। अब मैं अगर ब्रेटर के ऊपर स्ट्रेस देता हूँ यहाँ पे, इट विल बी वर्ब, क्योंकि सेलिब्रेट जो है वो नाउन एज वेल एज वर्ब भी है, दोनों हम इससे फंक्शन ले सकते हैं। तो ये हम पे है, इफ़ वी नो द आईपीए रूल्स एंड वी हैव लर्नड ऑल फोनीम्स एंड देयर साउंड, इट विल बी वेरी इजी फॉर अस टू मेक वर्ड इनटू वर्ब और नाउन। हम उसे कभी नाउन बना लेंगे, कभी वर्ब बना लेंगे अपनी सहूलत के लिए। सिलेबल, अब कम्युनिकेशन को भी ट्रांसक्राइब किया हुआ है, खे मिन्यूकेशन। अब शाह की साउंड जो है यहाँ पे किससे ली है उसने, यहाँ से उसने कम्युनिकेट, यानी अगर वो पूरा करता तो यहाँ पे अगर वो ION यहाँ पे लगाता तो फिर वो क्या करता, इस पूरे को किससे वो डिनोट करता, इसको, क्योंकि ये शाह साउंड देता ना यहाँ पे श, तो वो यहाँ पे ये लगाता। अब चूंकि उसने कम्युनिकेट पे ख़त्म कर दिया तो उसने उसको ये ख म्यू, ये ई साउंड है, ये वाली शॉर्ट जो साउंड है, शॉर्ट वावल की। खेत, ये जो है ए की साउंड देगी, ई खेत। अब यूं समझ लें कि हम ए की साउंड को थोड़ा सा लंबा कर रहे हैं अब, खेत। कम्युनिकेट, खे। सर इसमें जे भी आया हुआ है कहाँ पे, ये तो साउंड है ना, ये तो जस्ट साउंड उसने बनाई हुई है, ये तो जस्ट उसने ट्रांसक्राइब करते हुए, लेकिन हम इस तरह प्रोनाउंस तो इसको नहीं करेंगे। प्रोनाउंसिएशन में नहीं, ये लिखने में आया हुआ है। कम्युनिकेशन, जब हम उसको प्रोनाउंस करते हैं तो उसमें ये जे तो हम नहीं बोलते, तो ये म्यून की साउंड देगा सारा। सर जे तो यू को शो करता है ना, यू साउंड को। यस एग्जैक्टली, कम्युनिकेट, उसमें ये आया हुआ है। यानी बोलने में तो ये नहीं आएगा, हम कहीं भी आप देखें वो नेटिव स्पीकर इसको ऐसे तो नहीं प्रोनाउंस करते। अब यहाँ पे रिहैबिलिटेट, इसको देखते हैं कैसे उसने ट्रांसक्राइब किया। री, ये ई है, शॉर्ट वावल है। री है, ये मैंने बताया श्वा है, इसको कहते हैं श्वा साउंड है। री ही जो है ये थोड़ा सा हम इसको प्रोनाउंस करेंगे नीचे, हमारा जो जा है नीचे को मूवमेंट करेगा।
रिहिबिलिटेट, ये जो है याद रखें, ये एक ही साउंड है, रिहिबिलिटेट। नेक्स्ट प्रैक्टिस हम करेंगे ना इसकी, तो फिर मज़ीद आपकी क्लियरेंस हो जाएगी। अभी जस्ट IPA पे अपना माइंड फोकस करें। इफ़ अ वर्ड हैज़ ओनली वन syllable, एग्जाम्पल पेन, वॉच, dictionary usually do not put the stress mark before it, so they do not write pen, they simply write pen। अगर एक हो तो चूंकि उनको ज़रूरत ही नहीं है उसको वर्ब या नाउन बनाने की, वो एक ही होती है पार्ट ऑफ स्पीच, तो वो कहते हैं जी दो हों तो उस पर यूजुअली वो लगाते हैं, अगर एक हो तो वो कहते हैं उसके ऊपर स्ट्रेस की सिंबल जो है अक्सर नहीं आती, दो में अक्सर वो लगा देते हैं डिक्शनरी वाले। लें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ एक चीज़, उसको ज़रा देखें आप। ये है, सो हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस, हु विल लेट मी नो, कितने सेंटेंस की एग्ज़ाम होती हैं। इफ़ यू पीपल हैव नॉलेज लेट मी नो, सेंटेंस की कितनी एग्ज़ाम होती हैं। ये मैंने खुद बनाई है आपके लिए, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट कंसेप्ट हैं जेरन का, सारे काइंड ऑफ सेंटेंस। अगर आप देखें, यूजुअली वी सी क्लासेस, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, एंड यूजुअली इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अ स्टूडेंट टू डिफाइन व्हाट इज़ क्लास, व्हाट इज़ कंपाउंड सेंटेंस and what is complex sentence. In today's lecture, you people will learn what is class, what is a simple sentence and what is a kind of compound sentence. एक सेंटेंस जो होता है, एक सिंपल सेंटेंस जो होता है, उसके अंदर एक होता है सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। लेट्स सी व्हाट इज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। हु विल लेट मी नो व्हाट इज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अगर एक सेंटेंस देखें तो उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। वी हैव सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इन सिंपल सेंटेंस। लेट्स सी, यहाँ पे मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, एक होता है सब्जेक्ट उसके अंदर, एक क्या होता है प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट वो होता है जो बेसिकली डूवर होता है किसी सेंटेंस के अंदर, जो काम परफॉर्म कर रहा होता है, जो वर्क कर रहा होता है, वो हमारा सब्जेक्ट होता है। उसके अलावा जितनी भी आगे वो लाइन है, जितनी भी वो लंबी है, वो उसका प्रेडिकेट है और वो किसके बारे में डिफाइन कर रहा होता है, एक सब्जेक्ट के बारे में। सो हियर इज अ डूअर ऑफ सेंटेंस विच इज नोन एज सब्जेक्ट, एंड एट द सेम टाइम वी हैव अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, दे आर इंडिकेटिंग अबाउट द सब्जेक्ट। व्हाट इज सब्जेक्ट ऑल अबाउट, व्हाट सब्जेक्ट इज डूइंग, सब्जेक्ट क्या कर रहा है, सब्जेक्ट क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, वो उसके बारे में उसकी परफॉर्मेंस के बारे में बता रहा होता है। दूसरा, तो एक सिंपल सेंटेंस के अंदर आपको दो चीज़ें मिलेंगी। सो मिसाल के तौर पर हमारे पास स्टूडेंट है एक राबिया। राबिया गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है। ओवर है। अब राबिया जो है ये हमारा डूवर है। राबिया क्या है, हमारा डूवर है। डूवर का मतलब होता है काम करने वाला, इसको हम सब्जेक्ट भी कहेंगे। जो किसी सेंटेंस के अंदर काम परफॉर्म कर रहा होता है उसे हम क्या कहते हैं, डूवर ऑफ सेंटेंस। अब गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये सारा हमारा प्रेडिकेट है। मैंने यहाँ पे भी दो बनाए हुए हैं, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। प्रेडिकेट जो होता है वो सब्जेक्ट के बारे में बता रहा होता है कि व्हाट इज सब्जेक्ट, व्हाट इज डूइंग, what's the function. So subject overall performer or doer of the sentence, while the rest of the sentence which is telling about the subject, it will be known as it's a predicate. उसको हम कहेंगे ये हमारे सब्जेक्ट का क्या है, it is predicate of the subject.
होप यू गॉट द पॉइंट। मैंने आपको बड़ा एम्पेरिकली ये समझा दिया है। आगे देखें, एक और बड़ी ज़बरदस्त मिसाल है इसी से रिलेटेड मैंने दी है। सो लेट्स सी ओवर हियर, अली इज अ बॉय या शकीला इज अ गर्ल, राबिया इज अ गर्ल। कोई भी हम सेंटेंस लेते हैं, ये हमारा क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है, इज अ बॉय। उसके अंदर प्रेडिकेट के अंदर वर्ब भी आता है। एक सिंपल सेंटेंस कंसिस्ट करता है, किसके ऊपर कंसिस्ट करता है, उसके अंदर सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है, एंड इट गिव्स कंप्लीट मीनिंग, इट हैज़ कंप्लीट मीनिंग। उसके अंदर कंप्लीट मीनिंग होता है। जबकि आप इडियम को ले लें, फ्रेज को ले लें, ग्रुप ऑफ वर्ड को ले लें या किसी लफ्ज़ को ले लें, दे आर नॉट गिविंग यू कंप्लीट मीनिंग, बट सेंटेंस गिव यू कंप्लीट मीनिंग। एक सेंटेंस जो होता है वो एक कंप्लीट मीनिंग रखता है। सो सी ओवर हेयर, अली जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, इज़ अ बॉय जो है वो हमारा प्रेडिकेट है। तो ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का हिस्सा है, ये हमारा प्रेडिकेट है, वी कॉल इट प्रेडिकेट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये जो आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर से रिलेटेड सेंटेक्स आएगा, सेंटेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे आपको, उसमें आपको यही चीज़ें जो हैं ये भी आपको पता होगा तो आप आगे उसको कर सकेंगे डिफाइन। यू मस्ट लर्न दिस। सब्जेक्ट, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट तो डूवर है या मेन चीज़ है उसके अंदर, लेकिन इसके बारे में जो बता रहा है सब्जेक्ट के बारे में, वो हमारा प्रेडिकेट है। मैंने बताया इज़ अ बॉय जो है आवर प्रेडिकेट, और ये जो इज़ है ये हमारा वर्ब है। इसको क्या कहते हैं, हेल्पिंग। इसको बी वर्ब फॉर्म भी कहते हैं। इज़, एम, आर, वाज, वार, ये सारे जो हैं ये बी फॉर्म में आते हैं। ठीक है, इसको बी वर्ब भी कहते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब भी इसको कहते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, व्हाट इज़ फाइनाइट वर्ब। एक दिन मैंने थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब ऐसा वर्ब होता है जो चेंज नहीं होता, अपनी कंडीशन जो है वो कंटिन्यूसली कायम रखे होता है। नॉन फाइनाइट वर्ब जैसे वो 2+v1 है, तो वो जहाँ भी लगा दें 2+v1 वो यूज़ हो जाएगा, लेकिन अपनी वो कंडीशन जो है 2+v1 इन्फिनेटिव कायम रखेगा। यानी वर्ब की 2 के बाद v+v1 लगाते हैं, वर्ब की पहली फॉर्म लगाते हैं, तो वो आपका इन्फिनेटिव बन जाता है। मोस्टली इन्फिनेटिव किसको ज़ाहिर करता है, कोई कंपल्शन। आई हैव टू गो टू लाहौर, मुझे लाहौर जाना है, आई हैव टू गो टू लाहौर। यानी ऐसा सेंटेंस दैट शोज योर कंपल्शन। और ये नॉन फाइनाइट जो है ये आपकी हेल्प करता है ऐसी सिचुएशन बताने के लिए। यहाँ पे मैंने बताया कि व्हाट इज़ फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट तो मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में आएगा और उसके बाद इन्फिनेटिव में आएगा, इस तरह के सेंटेंस में वो यूज़ होता है वर्ब। नॉन फाइनाइट जो है वो क्या है, वो एक कंटिन्यूस, वो अपनी शक्ल चेंज नहीं करता। आप जो मर्ज़ी करते रहें वो अपनी शक्ल बरकरार रखेगा। जैसे 2+v1 है, जो मर्ज़ी लगा लें वो वैसे ही आएगा, लेकिन ये जो है वो चेंज हो जाएगा। फाइनाइट वर्ब चेंज विद रिस्पेक्ट टू नंबर्स, नंबर के साथ चेंज हो जाएगा, पर्सन के साथ चेंज हो जाएगा, टेंस के साथ चेंज हो जाएगा फाइनाइट वर्ब। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, इट चेंजेस फॉर्म वंस योर नंबर आर चेंज। अब मैं कहता हूँ कि ही इज़ अ बॉय, फिर मैं कह सकता हूँ कि दे आर बॉयज़, शी इज़ अ गर्ल। जैसे जैसे मैं बदलता जाऊँगा वो इज़, आर, एम, वाज, वर, ये टेंस के लिहाज से भी चेंज हो जाएगा। अब नीचे मैंने कुछ मिसालें दी है। नॉन फाइनाइट वर्ब्स डू नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टेंस, नंबर्स, पर्सन्स, और इसमें क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव, एटसेट्रा। ये मिसालें हैं इसकी। अगर यहाँ तक किसी को कोई समझ नहीं आई तो वो मुझसे पूछे कि व्हाट इज़ फाइनाइट एंड व्हाट इज़ नॉन फाइनाइट। फाइनाइट वर्ब ऐसा वर्ब होता है जो पर्सन, प्लेस, जो पर्सन, टेंस और नंबर के साथ चेंज हो जाता है। मिसाल के तौर पर शी लाइक्स एप्पल, दे लाइक एप्पल। पहले मैंने एस का इजाफा किया, फिर मैंने नहीं किया। दे वर बॉय, शी इज़ अ गर्ल। अब वो उनके साथ कभी वाज लगा रहा हूँ, कभी वार लगा रहा हूँ,
तो ये टेंस भी चेंज हो रहे हैं, जैसे जैसे वो नंबर चेंज करता जाऊंगा, सिंगुलर प्लूरल टेंस चेंज करता जाऊंगा, तो ये अपनी शक्ल बदलते जाएंगे। इनको कहते हैं इनको कहते हैं फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट्स दे चेंज विद रिस्पेक्ट टू नंबर, विद रिस्पेक्ट टू पर्सन्स, विद रिस्पेक्ट टू टेंसेस। देखें इधर, व्हाट इज सिंपल सेंटेंस। एक सिंपल सेंटेंस क्या होता है? वन सिंपल सेंटेंस हैज सब्जेक्ट एंड फाइनाइट वर्ब। एक सिंपल सेंटेंस के अंदर क्या होता है? फाइनाइट वर्ब होता है और उसके अंदर एक सब्जेक्ट होता है। मिसाल के तौर पर ये देखिए, इट इज़ अ सब्जेक्ट और उसके साथ एक फाइनाइट वर्ब भी है। अब यहाँ पे मैंने कुछ मिसालें दी हुई हैं। फाइनाइट वर्ब्स इज सच अ वर्ब दैट चेंज विद रिस्पेक्ट टू पर्सन, प्लेस, थिंग्स। पर्सन बदल दें, चेंज हो जाएगा। आप प्लेस, जगह बदल दें, चेंज हो जाएगा। थिंग बदल दें, चेंज हो जाएगा। यानी स्पेशल फॉर्म से भी चेंज हो जाता है। स्पेस, किस स्पेस पे आप बैठे हुए हैं। और ये पर्सन से, कितने मिनट से दो लोगों की बात कर रहे हैं या आप एक बंदे की बात कर रहे हैं या ज़्यादा बंदे। सिंगुलर प्लूरल से भी ये चेंज कर लेता है। फिर आप इज़ है तो आर हो जाएगा। तो दिस इज़ फाइनाइट। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ अली इज़ अ, शकीला या राबिया या नीला इज़ अ गर्ल। फिर मैं क्या कह देता हूँ कि आई एम अ बॉय। फिर मैं कहता हूँ कि ही वाज अ स्टूडेंट। अब यहाँ पे वाज हो गया, पहले एम था, फिर इज़ था, यहाँ पे दे वर स्टूडेंट, दे वर वेरी इंटेलेक्चुअल। अब यहाँ पे वार हो जाएगा। इस तरह ये अपनी शक्ल चेंज करते रहते हैं। ये देखें, जैसे जैसे मैंने इधर से बदले, प्रोनाउन भी बदले, तब भी दे आर गेटिंग चेंज। बट इन द केस ऑफ नॉन फाइनाइट दे डू नॉट चेंज लाइक दैट। होप यू गॉट द पॉइंट। अब यहाँ कंपाउंड सेंटेंस है। कंपाउंड सेंटेंस जो है ये अक्सर बच्चों को पता नहीं चलता। दे फील एम्बिगुइटी while dealing with compound sentence. They do not know what is difference between compound sentence as well as complex sentence. They create ambiguity in the mind of the student. So let's see कि ये क्या है. What is compound sentence? Compound का मतलब क्या होता है? मिलाप. क्या होता है? मिलाप. कि कोई चीज़ जो है वो मिल के बनी हुई है. मैं यहाँ पे एक सेंटेंस है, He saw the teachers and ran away. तो व्हाट इज़ क्लास? लेट्स सी क्लास। पहले क्लास का देख लेते हैं, फिर आपको कंपाउंड सेंटेंस की तरफ लेके जाऊँ। अब क्लास जो है, क्लास इज आल्सो अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच हैज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सेंटेंस इज आल्सो अ ग्रुप ऑफ वर्ड सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। एंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड सेंटेंस? हु विल टेल मी? दोनों की डेफिनेशन एक जैसी है, लेकिन क्लास और सेंटेंस में फिर भी फ़र्क है। Who will tell me the difference? If you know a little bit about grammar. वो कहता है जी, क्लास की डेफिनेशन है कि ग्रुप ऑफ वर्ड जिसके अंदर एक सब्जेक्ट हो और उसका एक प्रेडिकेट हो। और साथ ही डेफिनेशन वो बता रहा है कि क्लास की भी वही डेफिनेशन है कि ग्रुप ऑफ वर्ड जिसका सब्जेक्ट हो और प्रेडिकेट हो। बट देयर इज अ डिफरेंस। लेकिन फिर भी इन दोनों में डिफरेंस मौजूद है। Who will tell me the difference? Shakila, Rabia, Fozia, Neela, if you are voluntarily, you are interested to tell me something. So you as a volunteer, you can tell me what is the difference between class and sentence. If you don't know, then I'll be telling you. What is class or sentence? Shakila, are you over here? Fozia, are you over here? Yes, sir. इसमें थोड़ी सी confusion है. Phrase और class मुझे थोड़ी सी confusion है. क्लास और सेंटेंस में, दोनों में एक होता है Yes, फ्रेज, sir. एक होता है फ्रेज। ठीक है, मैं यहाँ पे यही चीज़ें तो मैं क्लियर करना चाहता हूँ। मेक श्योर वी गिव एम्पेरिकल आइडिया। सब्सक्राइब टू ESL Academy. I invite my motto, learn and lead the world. First of all, you learn empirical ideas. You should establish yourself. I used to say in my lecture, we must invest on ourselves first.
Once we have invested on ourselves, then we'll be thinking about altruism. So then we'll be thinking about the morality and other. जब मैं अपने लिए कुछ नहीं कर सकता, मैं ही वेल फाउंडेड नहीं हूँ, मेरे पास अब मेरे पॉकेट में सिंगल पैनी ना हो, मैं दूसरों के ऊपर पैसे कहाँ से लगाऊंगा? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड एस्टेब्लिश आवरसेल्फ. वंस वी आर एस्टेब्लिश, देन विल बी थिंकिंग अबाउट अदर. एज अरिस्टोटल से, वी मस्ट फाइंड आवर थैलस. थैलस मीन, थैलस का मतलब क्या होता है? अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, यू मस्ट फाइंड व्हाट इज द पर्पस फॉर योर लाइफ. व्हाट इज द एंड कॉज, योर एंड कॉज. आपका पर्पस ऑफ लाइफ क्या है? आप किस लिए बने? यू फाइंड, एंड आफ्टर यू फाइंड, दैट विल बी इजी फॉर यू टू ओवरकम, टू गेट डेस्टिनेशन लाइक ड्रीम, गोल, प्लान एंड रियलिटी. वी आर स्टिल स्टैंडिंग इन द ड्रीम एंड वी अल्टीमेटली अचीव आवर रियलिटी. उसको रियलिटी बनाएंगे हम. फ्रेज, और उसके बाद क्या आ जाता है? क्लास, जो हमें कंफ्यूज करता है, और उसके बाद क्या है? सेंटेंस. अच्छा जी, क्लास जो है वो एक क्लास हो सकती है, डिपेंडेंट हो सकती है, इंडिपेंडेंट हो सकती है. ठीक है, देयर कैन बी डिपेंडेंट क्लास एज वेल एज इंडिपेंडेंट क्लास. डिपेंडेंट क्लास ऐसी क्लास है जो अपना मतलब बताने के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है, और उसके साथ लिंकर इस्तेमाल होते हैं, वो बहुत ज़्यादा है, मैं बता नहीं सकता. दैट, ठीक है, व्हाट, विच, इस तरह के बहुत ज़्यादा लिंकर्स हैं. वो मैं इतने बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे. मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, कुछ मेंशन किए हैं, आप उनको देख लीजिए. एक मैंने रूल बताया है फैन बॉयज़ का यहाँ पे, जिनके साथ ये आएगा आपकी वो क्लास इंडिपेंडेंट क्लास होगी. जिनके साथ ये नहीं आएंगे वो सारी डिपेंडेंट क्लास होंगी. जो भी कंजक्शन के बाद आता है, तकरीबन 80-90% अपने माइंड में रखें, वो तकरीबन जो फैन बॉय, जो ख़ास किस्म के मैंने कंजक्शन बताए हैं, उनके बाद, उनके बगैर जो आएगा वो सारे आपके कौन सी क्लास होगी? वो आपकी डिपेंडेंट क्लास में आएगा. और यही सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करता है. क्लास इज आल्सो अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट हैज़ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट एंड गिव्स कंप्लीट सेंस. अब यहाँ पे मैं बता रहा था फ्रेज. फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कन्वेज इनकम्प्लीट सेंस. मैं कहता हूँ इन द हॉस्पिटल. अब ये एक फ्रेज है, ठीक है. नियर माई हाउस. अब मैं आपको 100 दफ़ा कहता रहूँ कि नियर माई हाउस, आपको कोई पता नहीं चलेगा. मैं कहूँगा कि आई मेट सैरिश नियर माई हाउस. कंप्लीट सेंटेंस हो गया. अब कंप्लीट सेंस दे रहा है. मैं कहता रहूँ नियर माई हाउस, नियर माई हाउस, इन द हॉस्पिटल, इन द हॉस्पिटल, सारा दिन शोर डालता रहूँ. इट इज़ इनकम्प्लीट बिकॉज फ्रेज इज सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कन्वेज इनकम्प्लीट मीनिंग. एंड वंस इट इज़ एडजस्टेड or it is assimilated, or it's connected or linked with a kind of sentence, it will give you complete meaning. अगर आप किसी सेंटेंस के साथ इसको जोड़ देंगे तो ये बहुत बढ़िया से, जैसे कोई कंप्लीट बिल्डिंग हो जाती है, कि जैसे ईंट है, आपने एक दीवार में लगा दी तो वो ऐसे कंप्लीट कर देती है दीवार को. इट सेल्फ ईंट जो है कुछ नहीं है, ये अगर दीवार का हिस्सा बन जाएगी तो वो दीवार कहलाएगी. तो ये फ्रेज जो है ईंटें हैं जिनको कलेक्ट करके हमने सेंटेंस बनाने हैं. अब क्लास जो है ये भी वो कहता है ग्रुप ऑफ वर्ड है, लेकिन कंप्लीट सेंस भी देता है. लेकिन ये ऐसा वर्ड है, ये इसके अंदर एक से ज़्यादा क्लासेस नहीं, क्लास एक ही होती है फिर. लेकिन सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कैन कंसिस्ट ऑफ मैनी क्लासेस. उसमें 2 क्लासेस भी हो सकती हैं, 3 क्लासेस भी, 4 क्लासेस भी इकट्ठी हो सकती हैं. ये सेंटेंस की डेफिनेशन है कि सेंटेंस के अंदर एक से ज़्यादा क्लासेस जो हैं उसके अंदर एडजस्ट हो सकती हैं. बट क्लास कैन होल्ड ओनली वन. क्लास जो है वो एक ही क्लास फिर होगी, एक क्लास है, या वो डिपेंडेंट होगी या वो इंडिपेंडेंट होगी. इसके अंदर भी इसका प्रेडिकेट होगा, सब्जेक्ट भी होगा उसका. अब यहाँ पे एक मैं लिखता हूँ तो आपको मज़ीद पता चल जाएगा. क्लास इज आल्सो हैज़ अ पार्ट ऑफ सेंटेंस. ये भी इसका भी एक पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है. सब्जेक्ट और प्रेडिकेट.
अब आपका मेन प्रॉब्लम ये है कि आपने एक क्लास को पहचानना कैसे है कि ये क्लास मेरी डिपेंडेंट क्लास है या इंडिपेंडेंट क्लास है। मैंने बताया कि ये लिंकर जो हैं, ये मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, आप भले इनका स्नैपशॉट ले लें, जो फार के साथ कनेक्ट होगी, जो एंड के साथ कनेक्ट होगी, जो नॉर के साथ कनेक्ट होगी, जो बट के साथ कनेक्ट होगी, जो और के साथ कनेक्ट होगी, जो यट के साथ कनेक्ट होगी, जो एस के साथ, सो के साथ कनेक्ट होगी, वो हमारी इंडिपेंडेंट क्लास होगी। यानी शी सॉ हर फादर एंड रैन अवे। अब ये दोनों, इसको कोऑर्डिनेट क्लास भी कहते हैं, दोनों जो एक बराबर की हों। मिसाल के तौर पर आप और मैं दोनों बराबर के अगर नॉलेज में हैं तो हम कह सकते हैं वी आर कोऑर्डिनेटिंग विद ईच अदर। हम दोनों कोऑर्डिनेटेड लेवल पर हैं। अब ये दोनों जो हैं इंडिपेंडेंट क्लास हैं। मैंने बताया कि एंड के साथ कनेक्ट हो, फार के साथ कनेक्ट हो, बट के साथ कनेक्ट हो, यट के साथ कनेक्ट हो, सो के साथ कनेक्ट हो, इट विल बी 99% chances are there that will be independent class। दो क्लास जब दोनों इंडिपेंडेंट हो, आप खुद स्टैंड कर सकती हैं। ये दोनों क्लासेस जो हैं खुद स्टैंड कर सकती हैं। मिसाल के तौर पर मैंने आपको यहाँ पे लिखा है शी सॉ हर फादर। अब यहाँ पे भी शी ही सब्जेक्ट है इसका। ये सब्जेक्ट अकेला इस क्लास का नहीं है, यहाँ तक ये इसका भी सब्जेक्ट है। होप यू गॉट द पॉइंट। जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट करते हैं तो बाज़ औक़ात उसमें रिपोर्टेड स्पीच के अंदर वो पीछे जो सब्जेक्ट उसका ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर, लेकिन हम अंडरस्टूड कर लेते हैं कि बाहर ही की बात हो रही है, शी की बात हो रही है, फिर हम उसको करते हैं। अगर आपने कभी मैट्रिक में या एफए में किसी को डायरेक्ट इनडायरेक्ट सिखाए हों तो उसके अंदर भी बाज़ औक़ात ऐसी सिचुएशन होती है। इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारे सिग्नल भी इस्तेमाल हो जाते हैं, जैसे देखें शी सॉ हर फादर एंड रैन अवे। अब एंड रैन अवे जो है ये स्टैंड कर सकता है खुद। एंड के साथ मैंने कहा जब कोई लिंकर कनेक्ट करेगा किसी क्लास को, वो इंडिपेंडेंट क्लास होगी। ये भी इंडिपेंडेंट है और ये भी इंडिपेंडेंट है। मैं कहूँगा शी रैन अवे, शी रैन अवे सैरिश पूरा देता है मीनिंग, शी रैन अवे, वो भाग गई। No, sir. सर ये पूरा मीनिंग देता है। पूरा मीनिंग She देता ran है। away. शी रैन अवे इज गिविंग कंप्लीट मीनिंग। हु इज सेइंग दैट इट इज नॉट गिविंग कंप्लीट मीनिंग? इट्स गिविंग कंप्लीट मीनिंग। डियर स्टूडेंट, इट्स गिविंग कंप्लीट मीनिंग। मैंने बताया कि इसका सब्जेक्ट भी मौजूद है और ये इसका प्रेडिकेट भी मौजूद है, और इसका भी सब्जेक्ट मौजूद है और इसका भी पूरा प्रेडिकेट मौजूद है। सो यू पीपल कांट से इट इज़ नॉट गिविंग मीनिंग, इट इज़ गिविंग कंप्लीट मीनिंग। ये दोनों जो है कोऑर्डिनेट क्लास है। मैंने नीचे लिख दिया है, इनको याद कर लें कि अगर इनके साथ कोई कनेक्टेड हो, आपने नोट कर लेना। सिंपल रूल है, मैंने बहुत पढ़ाया, बिलीव मी। मैं पढ़ाता, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते। लकीली मुझे एक किताब से ये मिल गया कि भाई जिनके साथ ये लगे हुए हैं ना, वो 99% कोऑर्डिनेट क्लास होगी, दोनों इंडिपेंडेंट क्लास होगी। लिख लें इसको, ये आपको कहीं बुक से नहीं मिलेगा। व्हाट इज कोऑर्डिनेट क्लास? आम बुक्स में ये बड़ा समझाने की कोशिश करते हैं, इनकी समझ नहीं आती, क्योंकि जो लिंकर्स हैं वो इतने हैं कि वो कंफ्यूज कर देते हैं स्टूडेंट को। इनको नोट करें। इफ़ यू वांट टू रिमेंबर कोऑर्डिनेट कंजक्शन, रिमेंबर बिलो। इनको रिमेंबर करें कि फार होगा उसके साथ, ये देखें इसके साथ क्या आया है, इसके साथ एंड आया है। तो जब एंड आएगा तो ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लास हैं, दोनों आज़ाद क्लासें खुद स्टैंड कर सकती हैं। दे कैन स्टैंड देमसेल्फ, दे डोंट नीड any other support and other part of sentence to stand. They can stand themselves. Both are coordinate class, both are independent class, both are principal class. They do not need any further class to stand themselves. अपने आप को स्टैंड करने के लिए इनको किसी दूसरी क्लासेस की ज़रूरत नहीं है। तो ये ओवरऑल जो है ये आपका सेंटेंस है, इसको कंपाउंड सेंटेंस करते हैं, और यही डिफरेंस है एक क्लास और एक सेंटेंस के अंदर। ओवरऑल हम इसको कहेंगे ये हमारा सेंटेंस है और इसके अंदर क्लासेस हैं। होप यू गॉट द पॉइंट। सेंटेंस और क्लास में ये फ़र्क है कि क्लास सिर्फ एक क्लास हो सकती है, उसको ओवरऑल हम सेंटेंस नहीं कह सकते, क्योंकि वो या इंडिपेंडेंट होती है या वो डिपेंडेंट होती है। ओवर हियर वी हैव टू क्लासेस, बट टू क्लासेस आर इंडिपेंडेंट क्लासेस। होप यू गॉट द पॉइंट।
डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड सेंटेंस। सेंटेंस जो है वो कंसिस्ट कर सकता है दो क्लासेस के ऊपर, बट क्लास कैन नॉट स्टैंड लाइक दैट। क्लास अपने आप को सेंटेंस नहीं कहलवा सकती, इट कैन बी ईदर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। सो ओवरऑल इसको हम कहेंगे या तो ये कंपाउंड सेंटेंस है या ये कॉम्प्लेक्स है। अगर कंपाउंड सेंटेंस है तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं और इसमें दो क्लासेस मिली हुई हैं। अगर कॉम्प्लेक्स है तो उसमें एक इंडिपेंडेंट क्लास होगी तो एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लासेस उसके अंदर ऐड होंगी। ये उसकी डेफिनेशन है कॉम्प्लेक्स की। हियर आर टू क्लासेस बट लुक लाइक इन वन सेंटेंस। अब दो क्लासेस जुड़ी हुई है, ऐसे लगता है कि जैसे एक ही सेंटेंस, ये एक नहीं है ये दो है। कंपाउंड सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ टू इंडिपेंडेंट क्लासेस आर कोऑर्डिनेटेड क्लासेस। होप यू गॉट द पॉइंट। अगर ये इनके साथ जुड़ा होगा, किसी के साथ भी लिंकर के साथ ये जुड़ी होगी, तो हम इनको कहेंगे ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं। किसी को यहाँ पे कंफ्यूजन हो तो वो मुझसे पूछे, जल्दी करें, कोई और भी असाइनमेंट फिर डिस्कस कर लेंगे। अच्छा जी, व्हाट इज कॉम्प्लेक्स क्लास? कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस कंफ्यूजन। कंपाउंड, अच्छा कंपाउंड में प्रॉब्लम है, अभी कर लेते हैं। अच्छा जी, कंपाउंड क्लास के अंदर, कंपाउंड सेंटेंस के अंदर दो क्लासेस होंगी और दोनों इंडिपेंडेंट। अब हमें पता कैसे चलेगा कि दोनों इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं? मैंने कहा कि इन लिंकर्स को अपने माइंड में रखें। फैन बॉयज़, एफ से फार, ए से एंड, एन से नार, बी से बट, ओ से आर, वाई से येट और सो। Whenever your sentences they are connected with these linker, it will be, there are 100% chances they will be independent class, कि दोनों ही इंडिपेंडेंट अगर जुड़ी हैं इसके साथ। ये लिंकर ही इंडिपेंडेंट के। अब दूसरे जो लिंकर हैं, शायद मैंने इधर लगाए हों उनको, वो बहुत ज़्यादा हैं। उसमें दो आ जाएगा, इसके अलावा और आ जाएंगे कुछ, जैसे दैट के साथ कनेक्ट होगी, कुछ वट के साथ, विच के साथ, वो सारे डिपेंडेंट क्लास को शो करती हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की क्या डेफिनेशन है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की डेफिनेशन लिख लें। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मस्ट हैव वन मेन क्लास, एक उसके अंदर प्रिंसिपल क्लास होगी। प्रिंसिपल क्लास को याद रखें, इंडिपेंडेंट क्लास भी कहते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल क्लास भी कहते हैं, मेन क्लास भी कहते हैं, ये सारे उसके नाम ही हैं। मेन क्लास भी इसे कहीं लिखा होगा। एक तो उसमें मेन क्लास होगी और एक से ज़्यादा उसमें क्या आ सकती हैं, डिपेंडेंट क्लासेस आ सकती हैं। इट मस्ट हैव वन और मोर डिपेंडेंट क्लास। अब डिपेंडेंट क्लास इसमें ज़्यादा होंगी और वो किसके साथ डिनोट होगी? वो दैट के साथ, जो मेन मैं आपको बता देता हूँ, दैट के साथ, ठीक है। वो कभी एडजेक्टिव क्लास बन जाएगी, कभी एडवर्ब क्लास बन जाएगी, कोई इस तरह के उनके नाम हैं। कभी दैट, कभी विच के साथ जुड़ी होगी वो। तो इनसे ही आपने नोट कर लेना है कि भाई ये मेरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, उसके साथ इंडिपेंडेंट क्लास होगी, डिपेंडेंट क्लास होगी। अब दैट विच के साथ जुड़ी होगी या वो वट के साथ जुड़ी होगी, इस तरह के वो सेंटेंस जो है लिंकर के साथ जुड़ी होगी। इसके मैं आपको सेंड कर दूंगा, काफ़ी जो लिंकर्स हैं उनके साथ आपने इसको ज्वाइन करना है। मैं आपके साथ शेयर करता हूँ नेक्स्ट असाइनमेंट, उसको देख लें। लेट मी ये एक हमने असाइनमेंट कर ली है और लेट्स सी दिस, और इसको देख लेते हैं।
welcome back. So here are some points one that we should discuss about phonetics and phonology, how speech sounds are produced, consonant definition, classification according to the place of articulations, according to the manner of articulation, according to the voicing, describing consonant, identifying consonants. So these questions, very important, are one that you should learn about all these. Let's see. How many students are present? मेरे ख्याल में स्टूडेंट फिर चले गए हैं. Okay, let's see. What is phonetics? Phonetics का मतलब होता है it's a linguistic science. Phonetics is the linguistic science that studies speech sound, the way in which they are produced, uttered, articulated. ये असाइनमेंट मैं आपको सेंड कर दूंगा, मुझे याद करवा दीजिएगा, इम्पोर्टेंट है, आ सकती है. द वे इन विच दे आर परसीव्ड, परसीव का मतलब होता है समझना, ठीक है. देयर फिजिकल करेक्टरिस्टिक, सब कुछ हम किस में स्टडी करते हैं? फोनेटिक्स के अंदर. और फोनेटिक्स जो है वो 3 उसकी टाइप हैं, मैंने उसको डिस्कस किया था. आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स बोलने से रिलेटेड है, और ऑडिटरी फोनेटिक्स रिसेप्शन, कि आप कैसे रिसीव करते हैं कानों के ज़रिए, ठीक है. ऑडिटरी, और आपकी जो ईयर्स की जो कैनाल्स जो हैं, इनर जो ईयर्स हैं, उसको स्टडी करते हैं, कैसे साउंड परसीव होती है, फिर ब्रेन तक जाती है, फिर वो ब्रेन के डिफरेंट जो रिसेप्शन और स्पीकिंग हिस्से में जाती है, वो सारी स्टडी को हम क्या कहते हैं? ऑडिटरी फोनेटिक्स. और व्हेन वी टॉक अबाउट द अक्यूस्टिक फोनेटिक, इट इज़ रिलेटेड टू फिजिक्स. वी स्टडी द वेव्स, साउंड सिस्टम्स ऑफ योर स्पीकिंग. व्हेन यू स्पीक एंड योर वेव्स आर कमिंग टूवर्ड्स listeners, and listeners to you, और listener की waves जो हैं वो आपकी तरफ जैसे आती है जब वो बोलता है. तो इस स्टडी को अक्यूस्टिक फोनेटिक कहते हैं. ये जो अक्यूस्टिक है ये अपने अंदर ऑडिटरी भी लिए हुए है और आर्टिकुलेटरी को भी लिए हुए है, क्योंकि दोनों इसमें आके मर्ज हो जाती हैं दोनों फील्ड. और ये फिजिक्स की फील्ड है. अक्यूस्टिक फोनेटिक्स किसकी है? फिजिक्स की. और इसके अंदर हम क्या सिस्टम की साउंड वेव्स उनको हम स्टडी करते हैं. उसमें कुछ एपरेटर्स, कुछ टूल्स जो होते हैं साउंड को मापने के, कंप्यूटर भी यूज़ होता है. दिस स्टडी इज नोन एज अक्यूस्टिक फोनेटिक्स. द क्वेश्चंस दैट फोनेटिक्स आंसर्स आर: व्हाट साउंड अकर इन अ ह्यूमन लैंग्वेज, हाउ दीज साउंड्स आर मेड, द फिजिकल प्रॉपर्टी डू दे हैव, इन व्हाट वे कैन स्पीच साउंड सिमिलर टू डिफरेंट फॉर्म्स एंड अदर स्पीच साउंड्स. ये सारी जो चीज़ें हैं इनके आंसर आज आपको इसमें मिलेंगे इस असाइनमेंट के अंदर. देयर आर 3 मेन एरियाज ऑफ फोनेटिक्स. ये हमने पहले भी देखा, मैं फिर एक दफ़ा आपको बता देता हूँ. आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स is the study of how speech sounds are produced using the articulators. और हमारे 2 तरह के आर्टिकुलेटर होते हैं, एक्टिव आर्टिकुलेटर एंड पैसिव आर्टिकुलेटर. इन एक्टिव आर्टिकुलेटर वी हैव टंग, we have lips, and these are active articulator. And rest of the articulators, they are just static, stagnant, they are just sitting on their place, but they are helping to produce sounds, in which we have our hard palate, soft palate, upper lower teeth, and then rest of the system are all passive articulator. उसको हम क्या कहते हैं? पैसिव आर्टिकुलेटर. तो अक्यूस्टिक फोनेटिक क्या है? अभी मैंने आपको बताया कि अक्यूस्टिक फोनेटिक्स, कौन बताएगा व्हाट इज अक्यूस्टिक फोनेटिक्स अकॉर्डिंग टू यू? 3 तरह के अगर वो पूछ लें कि काइंड्स ऑफ फोनेटिक्स जो हैं, फोनेटिक्स कितनी किस्म के हैं, तो आपने बताना है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फोनेटिक्स. फोनेटिक्स की 3 इकसाम, एक आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स, एक अक्यूस्टिक फोनेटिक्स और एक ऑडिटरी फोनेटिक्स. जितना क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर उतना ही जवाब देना है. लिटरेचर की तरह इधर उधर से गप्पे नहीं लगानी कि आप गप्पे लगाने लग जाएं. ये हमारा टेक्निकल सब्जेक्ट है. अगर हम आंसर ठीक कर रहे हैं तो हमें वो नंबर देगा. विच इज़ आल्सो कंसिडर्स ब्रांच ऑफ द फिजिक्स, इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ द स्पीच सिग्नल्स, द साउंड वेव प्रोड्यूस व्हेन स्पीकर स्पीक्स. यानी जब स्पीकर बोलता है तो साउंड ऐसे निकलती हैं, ठीक है. वो साउंड्स इधर से इधर जा रही हैं, उधर से उधर जा रही हैं. अब इसको मापने के लिए कुछ कंप्यूटर के आलात इस्तेमाल होते हैं, और ये फिज़िक्स की एक ब्रांच है. फिज़िक्स के अंदर ये स्टडी होता है सारा कुछ. इन अदर वर्ड्स इट डील विद द ट्रांसमिशंस ऑफ स्पीच साउंड थ्रू द एयर्स.
और कुछ साइंसदान जो हैं अभी भी ये दरियाफ्त करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हम बोलते हैं ये फ़िज़ा में ही रहती हैं बातें। इनको साइंसदान करने की कोशिश कर रहे हैं अभी इसमें वर्क। किसी का कोई मैसेज आया हुआ है, वॉइस इज़ अनक्लियर। शकीला कह रही हैं वॉइस अनक्लियर है, मुझे काइंडली दूसरे स्टूडेंट जल्दी से मुझे बताएं कि एम आई ऑडिबल टू यू और नॉट। मेरी वॉइस हाँ जी Clear, sir. शकीला आपके नेट का कोई इशू है, आप कोई नेट जो है ना चेंज कर लें। आप मेरे ख्याल में जोंग इस्तेमाल कर रही हैं। मेरा भी जोंग पे इशू आ रहा था, मैंने जोंग से चेंज करके किस में कर लिया पैकेज, जैज़ पे। अगर आप जैज़ पे शिफ्ट होना चाहती हैं तो मुझे बताएं, मैं आपकी हेल्प कर दूँगा कि आप या तो सिम ले लें या उसी सिम को कन्वर्ट कर लें, किसी जैज़ वालों से करवा लें, तो पैकेज जो है वो मैं आपको बता दूँगा। ये ना जोंग में आजकल इशू आ रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट मुझे अक्सर कहते रहते हैं सर हमारा नेट नहीं, ये जोंग का इशू है। लेट मी कंफर्म, आर यू यूजिंग जोंग और जैज़? शकीला आप जैज़ यूज़ कर रही हैं या जोंग? Sir, she is not present. तो अभी वो मुझे मैसेज उनका आया, ऑडिटरी फोनेटिक्स, उससे उनसे पूछ के मुझे बताइएगा। विच इज़ आल्सो कंसिडर ब्रांच ऑफ फिजियोलॉजी। In the studies, the host speech signals is sensed in the auditory canals. Auditory canal के अंदर किस तरह से साउंड पहुंचती है? मैंने आपको बताया था दिमाग के दो हिस्से हैं, एक मैंने कहा था राइट साइड है और एक लेफ़्ट साइड है। ये जो है ये किससे, स्पीकिंग से रिलेटेड है, ठीक है। राइट साइड इसको कहते हैं ब्रोका एरिया, या इस तरह एक चार्ल्स ब्रोका साइंटिस्ट था, उसने इसको डिस्कवर किया था। ये है वर्निकी एरिया इसको कहते हैं, ये लेफ़्ट साइड ऑफ ब्रेन है। अब राइट लेफ़्ट को, लेफ़्ट राइट को दोनों सपोर्ट करते हैं, यानी ये स्पीकिंग से रिलेटेड है, ये रिसेप्शन से रिलेटेड है, ये चीज़ों को रिसीव करता है। तो दिमाग कान से चीज़ जो है अल्टीमेटली ब्रेन में जाती है, तो ब्रेन के अंदर भी ये सारे प्रोसेस होते हैं। हम कान के साथ साथ जब हम कान को स्टडी करते हैं, कान की स्टडी को, इसकी हियरिंग को, तो फिर अंदर ब्रेन को भी स्टडी करते हैं कि उसके अंदर क्या हो रहा है, ठीक है। हमने ये, मुझे आप ये भी याद करवाइएगा, मैं आपको इसके कुछ स्नैपशॉट सेंड करूँगा कि न्यूरोलिंग्विस्टिक क्या होता है। विच इज़ आल्सो कंसिडर्ड अ ब्रांच ऑफ फिजियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ हाउ स्पीच सिग्नल इज सेंस इन द ऑडिटरी कैनाल एंड इंटरप्रेटेड बाय द रेलिवेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन। यही मैंने बताया ना आपको, ये ब्रेन है, उसके दो हिस्से हैं, एक राइट साइड है, एक लेफ्ट साइड है। ये स्पीकिंग से रिलेटेड है, ये रिसेप्शन से रिलेटेड है, ये इस पर डिपेंड करता है, ये इस पर डिपेंड करता है। अगर एक में भी कोई अफेजिया या कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वो दूसरा अफेक्ट होता है उससे। अब इट डील्स विद द हाउ स्पीच साउंड्स आर परसीव्ड बाय द लिसनर्स। होप यू गॉट द पॉइंट। फोनेटिक्स वर्सेस फोनोलॉजी, मैंने आपको बताया था फोनेटिक्स जो है ओवरऑल लैंग्वेज की स्टडी है, साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, साउंड कितनी साउंड्स ह्यूमन माउथ प्रोड्यूस कर सकता है, मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन क्या है, प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन क्या है, एक्टिव क्या है, पैसिव क्या है। ये तो एक जनरल स्टडी है ना, ये आप अरबिक में भी अप्लाई कर सकते हैं, ये आप इंडियन लैंग्वेज में भी, ये जोन सी भी लैंग्वेज हो उसमें फोनेटिक्स की स्टडी जो है वो इस्तेमाल हो जाएगी। अगर आप फोनेटिक्स सीख लेंगे तो आपको वो साउंड की प्रैक्टिस करवा देगा। आप ये नहीं कह सकते ये इंग्लिश फोनेटिक्स है, ये फलां फोनेटिक्स है, ये एक जनरल लैंग्वेज की स्टडी है। और दुनिया, पूरी दुनिया में कितनी लैंग्वेज हैं? 7,000 लैंग्वेज है पूरी दुनिया की, ठीक है। उसमें बहुत सारी ज़बानें, मैंने आपको एक दिन बताया था, पहले दिन लेक्चर दिया था कि उसमें कुछ लैंग्वेज जो है ख़त्म हो रही हैं, जैसे वो परिंदों की बहुत सारी जो उनकी नस्लें ख़त्म हो रही हैं, इस तरह लैंग्वेज जो प्रैक्टिस नहीं होती वो आहिस्ता आहिस्ता से ख़त्म हो जाती हैं। बहुत सारी लैंग्वेज इन डेंजर हैं, जैसे हमारे इलाके की बहुत सारी पंजाबी लैंग्वेज इन डेंजर है। पंजाबी लैंग्वेज में हालांकि बहुत अच्छी लैंग्वेज है, लेकिन कोई बोलना, बच्चों को हम पंजाबी लैंग्वेज नहीं बोलने देते। भाई क्यों नहीं बोलने देते? हमारी मदर टंग है। एक लिंग्विस्ट कभी लैंग्वेज से नफरत नहीं करता। मैं ये चाहूँगा कि मेरे साथ कोई पंजाबी बोले, बट नोबडी स्पीक्स। जो अगर आप मिसाल के तो स्टूडेंट से बोलें तो वो कहेंगे यार कैसा टीचर है पंजाबी बोल रहा है, हालांकि हमारी मदर टंग है। हम पंजाब के रहने वाले पंजाबी लैंग्वेज, सिंध जो है वो उनकी ज़बान सिंधी है, इंग्लिश जो है उनकी ज़बान इंग्लिश है, तो हमें अब फ़ख्र होना चाहिए अपनी लैंग्वेज। तो एक लिंग्विस्ट जो होता है वो बतौर लिंग्विस्ट ये सोच होनी चाहिए। आप फिर साइंटिफिक बंदे नहीं हैं अगर आप ये माइंड में, नो जी सारा नॉलेज तो इंग्लिश लैंग्वेज में है। एक मैं प्रोग्राम सुन रहा था, उसने कहा ओनली 30% जो अलूम है वो इंग्लिश में है,
अब दूसरी लैंग्वेज रशियन लैंग्वेज में आपको पता कितने कितने बड़े लिंग्विस्ट राइटर साइंटिस्ट थे। चाइनीज़ लैंग्वेज में ऐसे नहीं चाइना तरक्की कर गया, ऐसे नहीं रशिया तरक्की कर गया, ऐसे नहीं जर्मनी तरक्की कर गया, ऐसे नहीं फ्रांस तरक्की कर गया। भाई उनकी लैंग्वेज उस पर फ़र्क हुआ है। हमने सिर्फ लैंग्वेज इंग्लिश समझी हुई है। हम बीइंग अ लिंग्विस्ट, अब आप लिंग्विस्ट, आप एक लिंग्विस्ट हैं, आपने ये सोचना है कि सारी ज़बानें सेम हैं। इवन कि मैं बाज़ औक़ात मुझे लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं कि सर आप इंग्लिश पढ़ाते हैं, उर्दू बोल, मैं उन्हें अक्सर कहता हूँ भाई पहली तो बात ये है कि मैं आई डोंट हेट एनी लैंग्वेज, मेरे लिए सारी ज़बानें सेम है। पहली बात ये है मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंस आइडियाज़ को देता हूँ। आइडियाज़ बिहाइंड लैंग्वेज शुड बी अप्रिशिएटेड रादर देन लैंग्वेज। लैंग्वेज के पीछे आइडियाज़ कौन से? अगर आइडिया ही बेकार हैं, आपको आता ही कुछ नहीं है, तो चाहे आप जोन सी भी लैंग्वेज बोलें आपको कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा। फोनोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द डिस्टिंक्टिव साउंड यूनिट। जैसे हमने उसमें 44 साउंड है इंग्लिश की, ठीक है, ये ख़ास लैंग्वेज है इंग्लिश की साउंड्स 40, जिसमें 20 वावल हैं, 24 कॉन्सोनेंट हैं, ठीक है। इसमें फिर लॉन्ग वावल हैं, शॉर्ट वावल हैं, फिर उसमें हमने देखा कि 12 जो हैं प्योर वावल हैं, 8 जो हैं डिफ्थोंग्स हैं, कॉन्सोनेंट जो हैं वो 24 हैं। तो ये सारी जो स्टडी है, एक ख़ास जो पैटर्न किया हुआ है साउंड्स को, ये आपकी फोनोलॉजी है। हैव यू गॉट द पॉइंट? और इसके अंदर हम फोनीम्स को स्टडी करते हैं, और हर फोनीम जो होता है वो कॉन्ट्रास्टिव और डिस्टिंग्विश होता है, डिस्टिंग्विश यूनिट होता है पूरी उस लैंग्वेज का। कैसे? फा, बा, ठा, ख, ज। तो हर जो है वो दूसरे से एक अगर मैं चेंज करता हूँ तो वो टोटली एक नया बन जाता है, एक साउंड ही नहीं बन जाती है। जैसे मैं यहाँ पे टिप का लिख दूँ, ठा जो है टिप, और यहाँ पे डार्क साउंड करके डिप लिख दूँ तो टोटली चेंज, फोनीम जो है वो उसको चेंज कर देता है। तो फोनीम्स की स्टडी होती है, उसमें साउंड की स्टडी होती है, उसको हम लिखते हैं इस तरह ब्रैकेट्स के अंदर। इसको जबकि हम कैसे लिखते हैं, जब ये डिस्टिंग्विश एक यूनिट बन जाता है किसी लैंग्वेज का, तो फिर हम उसको इस तरह स्लैश बैक, ये जो स्लैशेस हैं इसके अंदर उसको इसका इजहार करते हैं। रिलेशनशिप टू वन अनदर, इट इन्वॉल्व स्टडीज ऑफ लैंग्वेज टू डिटरमिन द distinctive sounds and establish a set of rules that describe set of changes and take place in these sound when they occurs in different relationship with the sound. The subject of phonology include the following area. अब जब हम किसी साउंड को पढ़ते हैं, किसी फोनोलॉजी को पढ़ते हैं, फोनोलॉजी के अंदर ये चीज़ें होती हैं, ये देखें नीचे। स्टडी द फोनेमिक, फोनीम्स, फोनेमिक्स क्या है? फोनीम्स को हम स्टडी करते हैं। हाँ जी, कितनी साउंड्स हैं? 44। कितने हैं उसमें कॉन्सोनेंट? 24। कितने हैं उसके वावल? 20। प्योर वावल कितने हैं? 12। और डिफ्थोंग कितने हैं? 8। फिर उसमें मैनर और वो सारी चीज़ें हम देखते हैं, वॉइस्ड क्या है, सारी चीज़ें उसके अंदर। ये हमारा फोनेमिक सिस्टम जो है इसके अंदर हम स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ द फोनेमिक सिस्टम और ख़ास लैंग्वेज का। फोनीम सीक्वेंस एंड द सिलेबल स्ट्रक्चर। हाँ जी, सिलेबल मैंने आपको वो भी बताया था कि सिलेबल क्या होता है। एक सिलेबल होता है, उसमें एक ऑन सेट होता है, बताया था, याद है आपको? और एक उसमें कोडा होता है, ठीक है, एक उसमें न्यूक्लियस होता है, और इस तरह उसको हम फाइंड करते हैं। ये जो सेंटर वाला होता है ये वावल होता है, ये भी कॉन्सोनेंट हो सकता है, ये भी कॉन्सोनेंट होता है, जो सेंटर में होता है उसके वावल होता है। और किसी भी सिलेबल को चेक करने के लिए मैंने आपको बताया था कि उसके अंदर एट लीस्ट एक वावल साउंड होनी चाहिए। फॉर्मिट, फॉर्मिट के अंदर 2 सिलेबल हैं और हर एक साउंड के अंदर एक वावल मौजूद, था के अंदर भी मौजूद है और मिट के अंदर भी मौजूद है। हाउ यू गॉट द पॉइंट? यानी फोनीम्स सीक्वेंस हम स्टडी करते हैं, सिलेबल उसका स्ट्रक्चर मालूम करते हैं, ये भी फोनोलॉजी के अंदर करते हैं। उसके बाद सुप्रा सेगमेंटल फोनोलॉजी, स्ट्रेस इंटर। अब जो एक तो होता है सेगमेंटल फोनोलॉजी, ठीक, एक होता है सुप्रा सेगमेंटल फोनोलॉजी। अब सेगमेंटल फोनोलॉजी के अंदर तो हमने इससे ऊपर चीज़ें स्टडी की, फोनीम कितने हैं, वावल कितने हैं, कॉन्सोनेंट कितने हैं, ये सारी स्टडी किस में आएगी? सेगमेंटल फोनोलॉजी में। जब हम सुप्रा सेगमेंटल को डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर आप ये नोट कर लें, ये आ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन सेगमेंटल फोनोलॉजी एंड सुप्रा सेगमेंटल फोनोलॉजी। तो आप बताएंगे सेगमेंटल फोनोलॉजी के अंदर वी डिस्कवर व्हाट इज़ द साउंड पैटर्न ऑफ लैंग्वेज, इज इट वावल, हाउ मेनी वावल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज,
तो क्या उसका प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन क्या है, मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन क्या है, ये सारा हम फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। और फिर हम उसके साथ ये भी फाइंड कर लेते हैं कि इसके अंदर कितनी फोनीम्स हैं, कितने फोनीम्स हैं, 44 हैं, ठीक है। टोटल साउंड 44 हैं और उसमें 20 वावल हैं, 24 कॉन्सोनेंट है। ये सारी स्टडी जो है, वावल कौन से है, कॉन्सोनेंट कौन से, ये सारी स्टडी आपकी सेगमेंटल फोनोलॉजी में आएगी। लेकिन जब हम सुप्रा सेगमेंटल में आएंगे तो उसमें फिर हम फाइंड करेंगे पिच, स्ट्रेस, इंटोनेशन, पास, रिदम, ये सारी आपकी सुप्रा सेगमेंटल में आएगी। एलिजन, किस तरह से हमने एक लैंग्वेज की कितनी इंटोनेशन से कैसे उसे चेंज करते हैं, स्ट्रेस से कैसे चेंज करते हैं, उसका रिदम क्या है, उसका पैटर्न क्या है, वो सारी स्टडी हम सुप्रा सेगमेंट, इसके ऊपर भी एक अलग असाइनमेंट बनेगी। आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स, द स्पीच ऑर्गन्स आर्टिकुलेटरी। अब ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमने पहले भी देखी हुई है, ये आपने देख लेना। ये नेज़ल कैविटी है, ये हार्ड पैलेट है, आपको पता है हार्ड पैलेट यहाँ पे होती है, इसके पीछे सॉफ्ट पैलेट होती है, यहाँ पे कोई विलर साउंड होती है, यहाँ पे ये यूला होता है, ये टंग है, ये फेरिंग्स है, ये हर्ट बोन्स हैं, ये लेरिंग्स हैं जिसे वॉइस बॉक्स कहते हैं, ये ट्रैकिया है इसके पीछे होता है। उससे ये है वर्ड एक, इसको नोट कर लें, ओसोफोगस। ये ओसोफोगस जो है ये भी ट्रैकिया के पास ही होता है, ये देखें इधर, ये ट्रैकिया है तो जो पिछली साइड पे इसके ओसोफोगस उसे कहते हैं। एपिग्लोटस है, वोकल फोर्ड्स है, सॉफ्ट पैलेट है। ये थोड़ा सा उसको एम्बिगुअस बनाया हुआ है, किसी पे आपको मैं वाज़े सेंड कर दूँगा इसको। ये सारे वो ऑर्गन्स ऑफ स्पीच हैं, ये हमने डिस्कस किए हुए हैं। हाउ आर स्पीच साउंड प्रोड्यूस्ड। अब एक साउंड जो है कैसे प्रोड्यूस होती है। When we are making a sound, the air from the lungs come up through the windpipe. हमारे अंदर एक ना windpipe होता है, इस गले के अंदर ये ऊपर जार होता है, ठीक है। Arrives the first at the larynx, ये larynx तक पहुंचता है। Then it goes through the vocal cord, फिर vocal cord तक आता है, into the pharynx and up the pharynx to the uvula, फिर uvula तक। At this point, it may go either way. It may go into the oral cavity and go out of the mouth, or it may go into the nasal tracts. Soft palate is lowered and get अब या तो साउंड आपकी नाक से निकलेगी अल्टीमेटली या माउथ से निकलेगी। अब नीचे से जो लंग्स से हवा आ रही है जो आपकी हेल्प कर रही है, ऊपर आके फिर अल्टीमेटली पूरा सिस्टम देखें, हमें तो पता नहीं चलता लेकिन ये सारा सिस्टम अंदर चल रहा है। जब मैं बोल रहा हूँ आपके अंदर तो अल्लाह ताला ने ऐसा निज़ाम बनाया है कि वो जो हमारे लंग्स हैं वो हवा जो है वो उसको बाहर फेंकते हैं। तो अल्टीमेटली वो पाइप से होती हुई या तो फिर उसने फ़िल्टर होके कहाँ से आपके माउथ से निकलना है या वो नाक से निकलना है। तो ठीक है, ये मैं आपको असाइनमेंट सेंड कर देता हूँ। टुमारो इंशाल्लाह विल सी फर्दर। स्टे ब्लेस्ड एंड हैव अ नाइस डे।